साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आर के क्लासेस केंचिया में स्वागत, अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे इतिहास कक्षा 12 का अध्याय 2। ये एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक है और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के साथ साथ यह है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए और सेकंड ग्रेड सामाजिक के लिए, हिस्ट्री लेक्चरर के लिए व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ये पाठ है। इस पाठ में हम महाजन पदों के बारे में अध्ययन करेंगे, मगध के उत्कर्ष के बारे में, मौर्य काल व गुप्त काल के बारे में अध्ययन करें। प्रिय स्टूडेंट्स, ये जो एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है इसमें से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अतः हमें एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक पढ़ना अति आवश्यक है। तो हम मुख्य बिंदुओं को पढ़ेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार बोर्ड में 70% जो क्वेश्चन है पेपर में वो ऑब्जेक्टिव टाइप या लघुत्तरात्मक या अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के रूप में होंगे। तो आप कक्षा 12 के विद्यार्थियों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक 1200 वर्षों के बारे में जो परिवर्तन हुए उनका हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। हड़प्पा सभ्यता इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। 1500 वर्षों के बाद, इस सभ्यता के 1500 वर्षों के बाद जो लंबा अंतराल है, उपमहाद्वीप में कई विकास कार्य हुए हैं। यही वह काल था जब सिंधु नदी व इसकी उपनदियों के किनारे लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। उत्तर भारत, दक्कन के पठारी क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। ऋग्वेद का लेखन कार्य हुआ। इन 1500 वर्षों में कृषक बस्तियां हैं वो अस्तित्व में आई उत्तर भारत में, दक्कन के पठार क्षेत्र में, कर्नाटक में। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्र में चारागाह बस्तियों के प्रमाण भी हमें मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी हमारे सामने आए, जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कई स्थानों पर पाया गया कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया। कुछ स्थानों पर शवों के साथ लोहे के बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया मिला है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी यानी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान हमें परिवर्तनों के नए प्रमाण मिलते हैं और ये जो परिवर्तन है वो आरंभिक राज्यों में, साम्राज्यों में और रजवाड़ों के विकास से संबंधित है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन भी थे। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है। इसी के साथ साथ लगभग पूरे महाद्वीप में नए नगरों का उदय भी हुआ। और इन सब की जानकारी हमें कहां से मिलती है? इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों, चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं, जिसके बारे में हम आगे इस पाठ में पढ़ेंगे। तो ये अभिलेख है, एक अभिलेख है जिस पर लिखा गया है। ये कौन सा अभिलेख है? सांची का अभिलेख है। ये याद करना है, सांची कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। सांची का जो अभिलेख है ये लगभग द्वितीय शताब्दी ईस्वी का है, ये याद रखना है। सांची का अभिलेख कौन सी शताब्दी ईस्वी का है? द्वितीय शताब्दी ईस्वी का है और मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है प्रिंसेप और पियदसी। भारतीय अभिलेख विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था जिसने ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपियों का अर्थ किसके द्वारा निकाला गया? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेख और सिक्कों पर पियदसी यानी मनोहर, पियदसी का अर्थ है मनोहर मुखाकृति वाला राजा, नाम लिखा गया पाया सिक्कों पर और अभिलेख पर। प्रिंसेप को पता चला कि पियदसी लिखा है यानी मनोहर मुखाकृति वाले
राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी मिलता है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम क्या मिलता है? अशोक भी मिलता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। अब अभिलेख क्या है? देखो, अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप, महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा भी हमें प्राप्त होता है। यानी उनकी खुद की प्रशंसा में भी लिखवाए जाते हैं और जो वो दान देते थे पुरुष या महिलाएं, उनके बारे में भी इसमें अभिलेखों में हमें जानकारी प्राप्त होती है, अभिलेखों में लिखा गया है। यानी अभिलेख एक प्रकार से स्थायी प्रमाण होते हैं। अभिलेख जो है वो स्थायी प्रमाण होते हैं। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी है। जिन पर तिथि नहीं मिलती है उनका काल निर्धारण आमतौर पर पूरा लिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। यानी कुछ अभिलेखों पर तो तिथि लिखी गई है और कुछ जिन पर नहीं है उनको पूरा लिपि के आधार पर, लेखन शैली के आधार पर हम उसका काल निर्धारण जो पुरातत्वविद है वो करते हैं। उदाहरण के लिए लगभग 250 ईसा पूर्व में अक्षर ए को इस प्रकार लिखा जाता था और 500 ईस्वी में यह इस प्रकार लिखा जाता था। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राचीनतम जो अभिलेख है वो किस भाषा में लिखे जाते थे? प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। इस अध्याय में अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम है वो हमें प्राकृत भाषा में लिखे गए मिलते हैं। क्योंकि यह नाम प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं, आपको यहाँ तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे। क्योंकि इन भाषाओं के अभिलेख भी मिलते हैं, यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे लेकिन इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। यानी प्राकृत और पाली, तमिल, संस्कृत, इनके अलावा अन्य भाषा भी वो बोलते थे लेकिन उनका लेखन कला में वो प्रयोग नहीं करते थे, इसलिए हमें उनका पता नहीं चलता है। फिर है आरंभिक राज्य। आरंभिक राज्य देखो कौन से हैं? 16 महाजनपद। आरंभिक राज्यों में 16 महाजनपद। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय है वो परिवर्तनकारी काल माना जाता है, क्योंकि इसमें लोहे का आविष्कार हुआ और लोहे के आविष्कार के कारण कृषि को भी उत्कृष्टता प्राप्त हुई, इसलिए इसे परिवर्तनकारी काल माना जाता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे। आरंभिक ग्रंथों के महाजनपदों के नाम 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म से हमें 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो बौद्ध धर्म कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। और जैन धर्म भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपदों के नामों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन कुछ जो नाम है जो उसमें प्रसिद्ध थे, महत्वपूर्ण नगर थे, उनके नाम हमें दोनों धर्मों के जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, दोनों में हमें समान मिलते हैं। जैसे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती, ये नाम दोनों ग्रंथों में एक समान मिलते हैं। उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे, इसलिए दोनों ग्रंथों में ही इनके नाम लिखे गए। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। गण या संघ के नाम से ये जो राज्य है, महाजनपद है, इन पर लोगों का जो समूह है वो शासन करता था और समूह का जो प्रत्येक व्यक्ति होता था वह क्या कहलाता था? राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभी सेनाओं को रखा जाता था। अब देखो जनपद का अर्थ। जनपद क्या है? एक ऐसा भूखंड है जहां कोई जन मीन्स क्या होता है? लोग,
कुल या जनजाति अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है तो वह क्या कहलाता है? जनपद कहलाता है। जन लोग, कुल या जनजाति, और पद का मतलब जहां पांव रखता है अथवा बस जाता है वह क्या कहलाता है? ऐसा भूखंड क्या कहलाता है? जनपद कहलाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत और संस्कृत दोनों में मिलता है। जनपद शब्द का प्रयोग है वो हमें प्राकृत भाषा में और संस्कृत भाषा दोनों में हमें मिलता है, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, ये इसमें महाजनपद दिए हुए हैं और महाजनपद के लिए मैंने याद रखने के लिए एक ट्रिक के साथ वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस वीडियो को आप देख करके महाजनपदों के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगा अगर आप अच्छी तरह वो वीडियो देख लोगे। तो इसमें देखो 16 महाजनपद कंबोज है, गंधार है, सूरसेन, कुरु, पंचाल, वत्स, चैदी, अवंती, मगध, वज्जी, मल्ल, अंग, ये महाजनपद है। 16 महाजनपद इनके नाम है। इसमें अश्मक महाजनपद है जो सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद है, तो ये भी ये परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद कौन सा है? अश्मक है। फिर है ओलिगार्की। ओलिगार्की या समूह शासन किसे कहते हैं? ओलिगार्की, ये शब्द याद रखना है। ओलिगार्की क्या है? इसी प्रकार के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओलिगार्की क्या है? समूह शासन उसे कहते हैं, ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। जहां सत्ता किसके हाथ में होती है? पुरुषों के समूह के हाथ में होती है। 16 महाजनपदों में प्रथम 16 महाजनपदों में जो उत्कर्ष राज्य था वह था मगध। मगध का आधुनिक नाम बिहार है जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। यानी पहले 16 महाजनपद थे और मगध की जो परिस्थितियां हैं वो इसके अनुकूल थी, इसलिए ये सभी राज्यों पर अधिकार करते हुए सबसे उत्कृष्ट राज्य बन गया। यह एक मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। अब इसका उत्कृष्ट कैसे हुआ? देखो, आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। इसमें देखो, यह एक मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। वहां पर खेती अच्छी होती थी और लोहे की खदानें थी जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। जंगली क्षेत्रों में हाथियों की उपलब्धता थी जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग होते थे। हाथी की उपलब्धता थी जिससे सेना के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में वो काम आते थे। साथ ही गंगा और इसकी उप नदियां से आवागमन भी सस्ता और सुलभ होता था। यानी मगध महाजनपद है वो नदियों से घिरा हुआ था, इसलिए वहां पर जो आवागमन है वो सस्ता और सुलभ होता था। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता के कारण और भी बताए। देखो क्या कारण बताए इन्होंने कहा है, जो जैन और बौद्ध लेखक है उन्होंने मगध की महत्ता के कारण बताए हैं कि यहाँ के जो शासक थे, अजात शत्रु है, महापद्म नंद है, इन राजाओं की महत्वाकांक्षा के कारण मगध का उत्कर्ष हुआ है। और इनके जो मंत्री थे उनकी नीतियों के कारण मगध की उत्कृष्टता या मगध का विकास हुआ है। और इनके जो मंत्री है उनकी नीतियों के कारण मगध का विकास हुआ है। प्रारंभ में राजगाह है। आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम है। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षा में इसको पूछा जा चुका है। राजगाह के बारे में आपको याद रखना है। आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम है राजगाह। तो राजगीर भी दे दिया जाता है। मगध की राजधानी के रूप में प्रारंभिक जो राजधानी थी वो राजगाह थी। यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ राजाओं का घर है। राजगाह का शाब्दिक अर्थ राजाओं का घर है। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। मगध की पहले राजधानी कौन सी थी? राजगाह थी। उसके बाद में पाटलिपुत्र, जिसे पोलीब्रोथा भी कहा जाता है, पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा भी कहा गया है। यह भी याद रखना है। पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा भी कहा गया है। नेक्स्ट है एक आरंभिक साम्राज्य। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। जैसे जैसे मगध का विकास हुआ उसके साथ में ही मौर्य साम्राज्य का उदय भी हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। लगभग 321 ईसा पूर्व में उनका शासन था और पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ। उनका जो शासन है चंद्रगुप्त मौर्य का
वो पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र है हमारा, पश्चिमोत्तर भारत है, उसके अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक फैला हुआ। उनके पुत्र अशोक, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है, ने कलिंग, जिसका आधुनिक नाम उड़ीसा है, पर विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था अशोक, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, और कलिंग का आधुनिक नाम क्या है? उड़ीसा। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना। मौर्य वंश के बारे में हमें जो इतिहासकार है, इनको जानकारी देखो कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। पुरातात्विक प्रमाण भी मिलते हैं, मूर्ति कला से भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत मेगस्थनीज आया था, उसने भी ग्रंथ लिखा था, और उस ग्रंथ से भी हमें, कौन सा ग्रंथ लिखा था उसने? इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था। इंडिका से भी, मेगस्थनीज के इंडिका से भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार चाणक्य का अर्थशास्त्र या कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इससे भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जैन, बौद्ध पौराणिक ग्रंथों, संस्कृत वाग्मय आदि से भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आपको मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत के बारे में पूछा जाए तो ये मुख्य स्रोत थे। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी है, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख भी सबसे मूल्यवान। अब सबसे बेहतरीन जो हमें जानकारी मिलती है, सबसे जो स्थायी प्रमाण है, वो अशोक के अभिलेख है, जो सबसे मूल्यवान स्रोत माने गए हैं। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के संदेश प्राकृत पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए। पहला शासक कौन था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए जो संदेश लिखवाए थे, वो प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया था। अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार भी किया था। इनमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार और दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है। तो सहिष्णुता का संदेश भी अभिलेखों में दिया गया। साम्राज्य का प्रशासन, यानी मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजनीतिक केंद्र पूछा जाए तो 5 राजनीतिक केंद्र थे, और प्रांत पूछा जाए तो प्रांत 4। राजनीतिक केंद्र देखो, राजधानी पाटलिपुत्र थी, 4 प्रांतीय केंद्र थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। तो ये 4 प्रांतों के नाम आपके याद होने चाहिए। 4 प्रांत थे और एक राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसे पोलीब्रोथा भी कहा गया है। 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे मौर्य साम्राज्य। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों का विवरण। अशोक के अभिलेखों का विवरण, ये अभिलेख है मानसेहरा और शहबाजगढ़, जो 2 ऐसे अभिलेख है जो ख्रोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। ख्रोष्टी लिपि, इनके बारे में पूछा जाता है, जो अफगानिस्तान में है, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी। कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? ख्रोष्टी लिपि में लिखे गए। अशोक के ऐसे अभिलेख है ये जो ख्रोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, बाकी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। 3 तरह के अभिलेख लिखवाए थे अशोक ने, महाशिलालेख, लघु शिलालेख और स्तंभ शिलालेख। सुवर्णगिरी का अर्थ पूछे तो सोने के पहाड़। सुवर्णगिरी का अर्थ है सोने के पहाड़, जो कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था। सुवर्णगिरी नामक जो स्थल है वो, यानी यहाँ पर सोने के पहाड़ थे, जो कर्नाटक में है सुवर्णगिरी, और सोने के खदान के लिए उपयोगी था। मैक्सथनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया। मैक्सथनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में सैनिक जो गतिविधियां थी मौर्य काल में, उनके संचालन के लिए एक समिति का और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। ये कौन कौन सी समिति थी? इसमें एक ऐसी समिति थी जो नौसेना का संचालन करती थी, दूसरी समिति यातायात और खान पान का संचालन करती थी, तीसरी समिति पैदल सैनिकों का संचालन करती थी, चौथी अश्वारोहियों का, 5वीं रथरोहियों का, तथा 6ठी जो समिति थी, उप समिति थी, वह हाथियों का संचालन करती। तो ये 6 समितियां थी। इनके क्या कार्य थे ये भी याद करना है, और इनके बारे में किसने बताया है? मैक्सथनीज ने इनके बारे में बताया है। तो दूसरी उप समिति का दायित्व, तो इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण समिति थी वह दूसरी उप समिति थी। देखो दूसरी उप समिति कौन सी है?
यातायात और खान पान समिति। इसके क्या कार्य थे? उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। ये सब कार्य है वो कौन सी उप समिति के थे? दूसरी उप समिति के। तो ये भी कक्षा 12 के विद्यार्थियों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी उप समिति के क्या दायित्व है, लिखिए। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नाम के विशेष अधिकारियों की नियुक्ति। अशोक ने बौद्ध धर्म या धम्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। धम्म महामात्र जो एक विदेशों में या देश के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले अधिकारी थे, जिनको धम्म महामात्र कहा गया है। धम्म महामात्र के संबंध में भी पूछा जाता है। फिर है बॉक्स वाला, हम पढ़ते हैं। देखो ये बॉक्स में जो दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। सम्राट के अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे? इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हाईलाइट पीडीएफ मिल जाएगी, फिर उसको भी पढ़ना है आपको। सम्राट के अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे? मैक्सनीज के विवरण का एक अंश दिया गया है। साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख और भूमि का मापन करते। अधिकारी क्या काम करते थे? नदियों की देखरेख करते थे, भूमि का मापन करते थे। जैसा कि मिस्र में कुछ प्रमुख नहरों से उप नहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुख्य द्वार का निरीक्षण करते थे। नहरों के जो मुख्य द्वार थे उनका निरीक्षण करते थे, ताकि हर स्थान पर पानी की समान पूर्ति हो सके, कोई पीछे से पानी है वो चोरी नहीं कर सके। यही अधिकारी शिकारियों का संचालन भी करते थे। शिकारियों के कृत्यों के आधार पर उन्हें इनाम और दंड भी देते थे। वे कर वसूली करते थे और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण भी करते थे। ये सम्राट के अधिकारी थे, जो लकड़हारों, बढ़ई, लोहारों और खननकर्ताओं का भी निरीक्षण, इनका निरीक्षण इसलिए किया जाता था क्योंकि इनसे टैक्स या कर लेना होता था। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था? मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था? मौर्य साम्राज्य वर्तमान में देखो, वर्तमान में या वर्तमान के जो इतिहासकार है, इन्होंने सबसे उपयोगी जो भारतीय इतिहास के अंदर माना गया है वह मौर्य वंश को माना है, मौर्य साम्राज्य को माना है, क्योंकि इसका मौर्य साम्राज्य के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो एक स्थायी रूप से अभिलेखों से प्राप्त होती है। अशोक की जो नीतियां हैं उनके बारे में वर्तमान के जो इतिहासकार है इन्होंने अशोक की नीतियों के बारे में पढ़ा है, और 20वीं सदी के जो राष्ट्रवादी नेता है उन्होंने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना है। अशोक ने युद्ध करने के, कलिंग युद्ध करने के बाद में अशोक का हृदय देखो किस प्रकार परिवर्तन हो गया। इन सब का अध्ययन है वो आधुनिक इतिहासकार है, राष्ट्रवादी नेता है, सब लोग है वो करते हैं। राजधर्म के नवीन सिद्धांत, राजधर्म के नवीन सिद्धांत, तो ये दक्षिण के राजा और सरदार के बारे में इसमें बताया गया है। इससे पहले हम बॉक्स को पढ़ लेते हैं। सेना के लिए हाथी पकड़ना। अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हाथी पकड़ने के लिए उपाय के बारे में उल्लेख किया गया है। तो हाथी पकड़ने के लिए उपाय बताया गया। देखो किस प्रकार हाथी पकड़ते थे वो। हाथी वनों के संरक्षक, हाथियों को पालने वाले लोगों, हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोगों, सीमा रक्षकों, वनवासियों और महावतों के साथ मिलकर 5 से 7 हथिनियों की मदद से जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए मलमूत्र को पहचानते हुए उन्हें पकड़ने का काम करते थे। जंगल में हाथियों को पकड़ा जाता था उनके मलमूत्र के आधार पर, और कुछ हथनियां छोड़ी जाती थी उसके आधार। यूनानी स्रोतों के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है देखो, यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, कितने? 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। तो ये डाटा है वो आपको याद रखना है। फिर है दक्षिण के राजा और सरदार। उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम अर्थात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। अब तमिलकम का जो क्षेत्र है इसमें ये 3 राज्य आते हैं, ये याद रखना है आपको। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। इनमें जो शासन था वह चोल, चेर और पांड्य जैसे शासकों का शासन। चोल, चेर और पांड्य, इनको हम सरदारियां के नाम से जानते हैं। तो सरदार और सरदारी क्या है? देखो, सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी।
सरदार क्या था? एक शक्तिशाली व्यक्ति था जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते हैं। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, सरदार के कार्य क्या थे? विशेष अनुष्ठान का संचालन करना, युद्ध के समय नेतृत्व करना, विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना शामिल था। ये कार्य थे। सरदार के कार्य पूछे जाए तो आपको ये कार्य बताना। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है, अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है, जबकि राजा कर वसूली करते थे। देखो, सरदार तो भेंट लेता था और गिफ्ट लेता था, और राजा है वो वहां से क्या वसूलता था? कर वसूलता था। अपने समर्थकों से उस भेंट का वितरण करता, अपने समर्थकों को उस भेंट का वितरण कर देता था। सरदारी में सामान्यतः कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते। सरदारी जो होती थी उसमें स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते थे, ये सब राजा के पास में होते थे, सम्राट के पास में होते थे। नेक्स्ट है, कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। कई सरदार और राजा है वो लंबी दूरी का जो व्यापार होता था वहां से राजस्व जुटाते थे। मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन शासकों का शासन देखिए कहां पर था? मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर। मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों में सातवाहन शासकों का शासन था। और ये कब था? लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक। सातवाहन शासकों का शासन द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक। और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मुल्क के शक शासक भी शामिल थे। और उपमहाद्वीप का जो पश्चिमोत्तर और पश्चिम जो क्षेत्र है यहाँ पर किनका शासन था? शक शासकों का शासन था। और ये एशियाई मूल के शासक थे, ये भी याद रखना है, एशियाई मूल के शासक थे शक शासक। मध्य और पश्चिम भारत में तो था, मध्य और पश्चिम भारत में सातवाहन यहाँ शासक थे। और एशियाई मूल के शक जो शासक है, शक शासक, इनका शासन था पश्चिमोत्तर उपमहाद्वीप और पश्चिम क्षेत्र में, इनका शकों का शासन था। तो ये शक शासक किस क्षेत्र में थे, सातवाहन किस क्षेत्र में थे, ये आपको याद रखना। उनके सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सातवाहन शासकों के बारे में अध्याय 3 में डिटेल से हम इनके बारे में पढ़ेंगे। दैविक राजा यानी कौन से राजा थे जो अपने आप को देवता के समतुल्य मानते थे, देवी देवताओं के साथ अपने को जोड़ करके जनता पर शासन करते थे। तो इसमें सबसे जो प्रसिद्ध शासक थे पश्चिमोत्तर भारत के, देखो तो वो थे कुषाण शासक। और कुषाण शासकों का जो अपने आप को दैविक देवताओं से संबंधित करके शासन करते थे वो थे कुषाण शासक, जो लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक थे। तो ये याद रखना है कब तक इनका शासन था? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक। राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा कि उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके चिह्नों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। यानी ये जो राजधर्म है उसको एक देवताओं के आधार पर मानने वाले कुषाण जो शासक थे, उनका जो प्रमाण मिलता है, हमें सबसे अच्छा प्रमाण मिलता है वो उनके चिह्नों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास माट, ये शब्द याद रख लेना अच्छी तरह से, उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास माट एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई, यानी मूर्तियां लगाई गई थी देव स्थान पर। इसका मतलब वे दैविक राजा थे, देवताओं को अपना मान करके या देवताओं की प्रशंसा करके और जनता पर शासन करते थे। अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर भी इस प्रकार की मूर्तियां मिली है। मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देव पुत्र की उपाधि लगाई। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किन शासकों ने अपने नाम के आगे देव पुत्र की भी उपाधि लगाई है? तो वो थे कुषाण शासक। अच्छी तरह याद कर लेना, कुषाण शासक संभवतः उन चीनी शासकों से प्रेरित होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। और ये कुषाण शासक है वो किन विदेशी शासकों से प्रेरित थे? चीनी शासकों से प्रेरित होंगे। जो चीनी जो शासक है वो अपने
नाम के आगे क्या लगाते हैं, स्वयं को क्या कहते हैं, स्वर्गपुत्र कहते हैं। फिर है बॉक्स में देखो, पांड्य सरदार सेन गुटवन की वन यात्रा। पांड्य सरदार, यहाँ कुछ किताबों में चोल भी दिया गया है, चोल सरदार बताया गया है। तो चोल सरदार सेन गुटवन या पांड्य सरदार सेन गुटवन की वन यात्रा एनसीईआरटी में हमें दिया, तो हमें एनसीईआरटी को सही मानना है। सेन गुटवन की वन यात्रा, सेन गुटवन कौन था, ये पांड्य शासक था। इसकी वन यात्रा देखो किसमें, यह तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम का एक अंश है। शिल्पादिकारम एक ग्रंथ है, तमिल महाकाव्य है शिल्पादिकारम। एलिंगो आदिगल के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है, जो सेन गुटवन का भाई था। सेन गुटवन का भाई था एलिंगो आदिगल, उसने शिल्पादिकारम नामक ग्रंथ लिखा है। और इस ग्रंथ में उसने जो लिखा है वो उसका अंश इसमें दिया गया है कि जब वह वन की यात्रा पर थे तो लोग नाचते गाते हुए पहाड़ों से उतरे, ठीक उसी तरह जैसे पराजित लोग विजयी का आदर करते हैं। वे अपने साथ उपहार लाए, जिनमें हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरणों के बाल, बने चंवर, मधु, चंदन, गेरू, सुरमा, हल्दी, इलायची, मिर्च आदि वस्तुएं थी। वे अपने साथ नारियल, आम, जड़ी बूटी, फल, गन्ना, इस प्रकार लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गे, बोलने वाले तोते आदि भी लाए। यानी ये जो सामान लेकर के आए, जैसे ऐसे लग रहा था कि राजा विजयी होकर के आया है और वो उसको भेंट करने जा रहे हैं। तो ये एलिंगो आदिगल द्वारा लिखित ग्रंथ है शिल्पादिकारम। तो अच्छी तरह याद कर लेना, शिल्पादिकारम का लेखक एलिंगो आदिगल है और ये तमिल महाकाव्य ग्रंथ है। सेन गुटवन का भाई था एलिंगो आदिगल। एक कुषाण सिक्का मिलता है। देखो इसके अगर भाग में ये भी पूछा जा सकता है, कुषाण सिक्के के अगर भाग में कनिष्क का चित्र है और पृष्ठ भाग में देवता का चित्र बना हुआ है। कुषाण सिक्के के अगर भाग में कनिष्क का चित्र बना हुआ है, पृष्ठ भाग में देवता का चित्र बना हुआ है, तो इसको भी अच्छी तरह याद कर लेंगे। नेक्स्ट है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन, जो स्वयं को गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे। तो हरिसेन जो समुद्रगुप्त के राजकवि थे, पहले तो यह याद रखना है आपको, हरिसेन किसके राजकवि थे, समुद्रगुप्त के राजकवि थे। और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, और प्रयाग प्रशस्ति की रचना की जो इलाहाबाद स्तंभ लेख अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध है। और यह किस में लिखा गया है, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये अभिलेख इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति जो लेख लिखा गया है वह संस्कृत में लिखा गया है। किसके द्वारा, समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन के द्वारा। इसमें प्रयाग प्रशस्ति के कुछ अंश भी दिए गए हैं, ये भी आप पढ़ लेना। कुबेर यहाँ धन देव को कहा गया है, वरुण समुद्र देव को कहा गया है, इंद्र वर्षा के देवता और यम मृत्यु के देवता। नेक्स्ट है बदलता हुआ देहात। देहात का मतलब यहाँ गांव से है, बदलता हुआ देहात। जनता में राजा की छवि। जनता में राजा की छवि क्या थी, खुद जनता के बीच में जाकर के अपने बारे में पूछता था भी जनता मेरे बारे में क्या सोचती है। तो उसका एक उदाहरण दिया गया, देखो गंध तेंदु जातक नामक एक कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार दुखी रहती है। इन लोगों में वृद्ध महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक, यहाँ तक कि जानवर भी शामिल है। ये एक कुटिल राजा, एक शोषणकारी राजा से परेशान रहते हैं। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में यह पता लगाने गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो एक एक कर सब ने अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहा। उनकी शिकायत थी कि राजा डकैत, उनकी शिकायत थी कि रात में डकैत उन पर हमला करते हैं, तो दिन में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए लोग अपने अपने गांव छोड़कर जंगल में बस गए। तो राजा ने खुद ने अपना मूल्यांकन करना चाहा जनता के बीच में जाकर, तो जनता ने इस प्रकार राजा को भला बुरा कहा। ऐसा किस में कहा गया है, गंध तेंदु जातक नामक कहानी में बताया गया। फिर बॉक्स को देखते हैं, गुजरात की सुदर्शन झील बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। गुजरात की सुदर्शन झील। सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय है। एक तो होता है प्राकृतिक जलाशय, एक है कृत्रिम। ये कृत्रिम जलाशय है। हमें इसका ज्ञान लगभग 2री शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। 2री शताब्दी का अभिलेख है रुद्रदामन अभिलेख।
कौन सा है? जो 150 ईस्वी का है। 150 ईस्वी का रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, याद रख लेना इसको, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, 150 ईस्वी का रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से हमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सदी पूछ जाए तो दूसरी शताब्दी ईस्वी के बारे में हमें, दूसरी शताब्दी ईस्वी है इसमें, दूसरी शताब्दी ईस्वी और 150 ईस्वी, सही डाटा पूछा जाए तो 150 ईस्वी में रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। ये सुवर्ण रेखा नाम की नदी पर बनी हुई है और इस पर एक संस्कृत में एक लेख लिखा गया है, जिसे इस अभिलेख को हम शक शासक रुद्रदामन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनाया गया था। ये जो लेख लिखा गया है वो शक शासक रुद्रदामन की उपलब्धियां इसमें बताई गई है। तो देखिए हम इसके बारे में जानते हैं, सुदर्शन झील के बारे में। इस अभिलेख में कहा गया है कि जल द्वारों तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया। तो वह राज्यपाल कौन था? सौराष्ट्र प्रांत, मौर्य काल में शासक चंद्रगुप्त मौर्य का सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल था पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया। और अशोक के शासनकाल में अशोक का राज्यपाल था, ये याद रखना, देखो तुषासप, अशोक का राज्यपाल था तुषासप। इसने इस सुदर्शन झील से नहर निकाली थी, ये भी याद रखना है। निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल, सौराष्ट्र प्रांत का जो राज्यपाल था पुष्यगुप्त, उसके गवर्नर पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण करवाया और इससे नहर निकाली। अशोक के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर तुषास्प ने नहर का निर्माण कराया, यानी इस झील से नहर निकाली। सम्राट अशोक के राज्यपाल तुषास्प ने इस झील से नहर निकाली। तत्कालीन शासक रुद्रदमन ने भी इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई। अब एक बार ये झील है या भीषण तूफान के कारण है, इस झील का सारा पानी है वो बह जाता है, यह झील टूट जाती है। उसके बाद में शक शासक रुद्रदामन इस झील का पुनर्निर्माण करवाते हैं। देखो, मरम्मत करवाते हैं और मरम्मत भी अपने स्वयं के खर्चे पर करवाते हैं। अपने सेक्रेटरी को बुलाते हैं कि इसकी हमें मरम्मत करवानी है, तो सेक्रेटरी ने कहा भी नहीं, इसका जनता विरोध करेगी। तो शक शासक रुद्रदामन ने अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई और ये कार्य किसके द्वारा करवाया गया? सुदर्शन का जो प्रांतीय शासक था सुविशाख, ये याद रखना, सुविशाख, सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक सुविशाख ने इसकी मरम्मत रुद्रदामन के खर्चे से करवाई। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है सुदर्शन झील के बारे में। इसका निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यमित्र वैश्य ने इसका निर्माण करवाया। अशोक के राज्यपाल तुषास्प ने इसमें से नहर निकाली और रुद्रदामन ने अपने स्वयं के खर्चे से इसकी मरम्मत करवाई और मरम्मत जो करने का जो कार्य है वो उसके गवर्नर सुविशाख ने किया। फिर एक गुप्त वंश के शासक ने एक बार फिर इस झील की मरम्मत करवाई। तो वह गुप्त शासक कौन था? स्कंदगुप्त। गुप्त शासक कौन था? स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त का जो अभिलेख है 1467 ईस्वी का जो अभिलेख है उससे 467 ईस्वी का जो अभिलेख है उससे हमें जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने इस झील की मरम्मत करवाई थी। तो इस झील के बारे में ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, ये जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान उपज बढ़ाने के तरीके, उपज कैसे बढ़ी यानी कृषि में विकास कैसे हुआ। देखो, इसमें लोहे का आविष्कार हुआ, लोहे का आविष्कार होने से हल का प्रचलन हुआ और हल का प्रचलन हुआ और उसमें लोहे के फाल वाले हलों के मध्य से भूमि को जुताई करके उर्वरक बनाया जाने लगा। यानी पहले लकड़ी के फाल होते थे जिससे भूमि की जुताई अच्छी तरह से नहीं होती थी। अब इस समय में लोहे का आविष्कार हो गया और फाल है वो लोहे के बन गए।
जब फाल लोहे के बन गए तो भूमि की जुताई है वो अच्छी तरह होने लगी, और अच्छी तरह होने पर वो भूमि क्या हो गई, उर्वर भूमि हो गई, उपजाऊ भूमि बन गई। और दूसरा काम क्या हुआ, धान की रोपाई शुरू हो गई। पहले धान की रुपाई नहीं होती थी, अब धान की रुपाई शुरू हो गई। रुपाई से हालांकि किसानों को कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी, फिर भी उनके फसलें अच्छी होती थी। देखो, धान की रुपाई उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पानी बहुतायत मात्रा में होता है। इससे पहले धान के बीज अंकुरित करके पानी से भरे खेतों में पौधों की रुपाई की जाती है। चूंकि ज्यादा मात्रा में पौध बच जाती है, अतः इससे धान की उपज बढ़ जाती है। तो धान की उपज भी बढ़ गई धान की रुपाई के कारण। तो हल का प्रचलन हो गया, लोहे की फाल बन गई, भूमि को जुताई करके उपजाऊ बना दिया, धान की रुपाई शुरू हो गई, तो इससे क्या हो गया, उपज बढ़ गई। ये उपज बढ़ाने के तरीके हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, पंजाब और राजस्थान जैसी अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में प्रारंभ हुआ। जबकि पंजाब और राजस्थान में, हमारे यहाँ लोहे के फाल वाली जो हल का प्रयोग हुआ है वह 20वीं सदी में शुरू हुआ है। किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे। उन्होंने खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया, जो ऐसे इलाके के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। जो पर्वतीय क्षेत्र में जो किसान रहते थे, उन्होंने खेती के लिए किसका उपयोग किया, कुदाल का उपयोग किया। किस क्षेत्र के, पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों ने। उपज बढ़ाने का एक और तरीका था कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना। तो ये उपज बढ़ाने के तरीके हैं, इनको आपको लिखना है। ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं, ग्रामीण जो समाज है उनमें विभिन्नताएं पाई जाती है। तो देखो किस प्रकार विभिन्नताएं पाई जाती है। इनमें देखो, भूमिहीन खेती है, जिनके पास भूमि नहीं है, श्रमिक है, छोटे किसान है, बड़े बड़े जमींदार है, इनमें विभिन्नताएं, ये गांव में रहते हैं और इनमें क्या पाई जाती है, गरीबी अमीरी पाई जाती है। इनमें रहन सहन में, अन्य जो कार्य है उनमें भिन्नताएं पाई जाती है। पाली भाषा में गहपति का प्रयोग छोटे किसानों, गहपति का प्रयोग ये याद रखना है, गहपति क्या है, ये पाली भाषा का शब्द है और ये छोटे किसानों और जमींदारों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो गहपति शब्द को अच्छी तरह याद कर लेना, ये छोटे किसानों और जमींदारों के लिए प्रयोग किया जाता था और पाली भाषा का शब्द है। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, ये विभिन्नता थी। ये किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद वंशानुगत होता था, ग्राम प्रधान का पद वंशानुगत होता था। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है। जैसे ये शब्द अति महत्वपूर्ण है, देखो, वेलालर, वेलालर या बड़े जमींदार। वेलालर किसे कहा गया है, बड़े जमींदार को। हलवाहा या उलवर, हलवाहा या उलवर, हल चलाने वाला। दास, अणिमई, ऐसे शब्द है वो प्रयोग किए गए। तो इन शब्दों, ये जो शब्दावली है, तमिल शब्दावली है, इनको आपको याद रखना है। बॉक्स में देखते हैं, सीमाओं का महत्व। मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। क्वेश्चन पूछा जाता है, आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ, कानून ग्रंथ है मनुस्मृति। इसे संस्कृत भाषा में 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया। तो कब लिखा गया ये भी आपको याद होना चाहिए। 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया मनुस्मृति को। इस ग्रंथ में राजा को सलाह दी गई है। राजा को देखो क्या सलाह दी गई है मनुस्मृति में, जो विधि ग्रंथ है इसमें कहा गया है सीमा के बारे में, जो हम भी करते हैं। देखो, सीमांकन करते हैं, कोई भी अपने जमीन खरीदते हैं या प्लॉट खरीदते हैं तो हम सीमांकन करते हैं। इसकी जानकारी दी गई है मनुस्मृति में राजा को। चूंकि सीमाओं की अनभिज्ञता के कारण विश्व में बार बार विवाद पैदा होते हैं। कोई भी राज्य है तो उसको सीमा के ले, अपनी सीमा को लेकर के विवाद होता है। देश है तो उसको अपनी सीमा को लेकर के उसमें विवाद होता है। तो ये इसमें कहा गया है कि कोई भी सीमाओं की अनभिज्ञता के कारण विश्व में बार बार विवाद पैदा होते हैं, इसलिए उसे सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान जमीन में गाड़ कर रखने चाहिए। जैसे पत्थर लगा दिया, हड्डियां, गाय के बाल, भूसी, राख, खपटे, गाय के सूखे गोबर, ईंट, कोयला, कंकड़, रेत, उसे सीमाओं पर इसी प्रकार के और तत्व भूमि में छुपा कर गाड़ने चाहिए जो समय के साथ नष्ट न हो। अपने इसी प्रकार जो भूमि है उनमें पत्थर लगे हुए हैं, उस पत्थर के आधार पर हम भूमि का नाप करते हैं। तो इस प्रकार ये मनुस्मृति में बताया गया है कि राजा को इस प्रकार
सीमांकन करना चाहिए। गृहपति ये शब्द आ गया। गृहपति क्या है? देखो, गृहपति घर का मुखिया होता था, घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण करता था। घर से जुड़े भूमि, जानवर, अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले सम्भ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता था। तो ये पेपर में, कक्षा 12 के पेपर में पूछा जा सकता है, कंपटीशन में भी ये पूछा जा सकता है, गृहपति क्या है। नेक्स्ट है भूमिदान। भूमिदान का जो हमें साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है? देखो, भूमिदान के प्रमाण हमें प्रभावती गुप्त, आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिन्होंने 375 से 415 ईसा पूर्व तक शासन किया था। गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। और प्रभावती गुप्त इनकी पुत्री थी, जिसका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक नरेश से हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। तो प्रभावती गुप्त का जो ताम्रपत्र अभिलेख है, प्रभावती गुप्ता का जो ताम्रपत्र अभिलेख है, उसमें हमें दान के बारे में, भूमि दान के बारे में उल्लेख मिलता है। तो भूमि दान के बारे में भी पूछा जा सकता है। एक छोटे गांव का जीवन, हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई। हर्षचरित ग्रंथ है, वो किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत में। और कनौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। हर्षचरित में कनौज का शासक था हर्षवर्धन, उसकी जीवनी है, और इसके लेखक है बाणभट्ट। और ये कब लिखी गई? लगभग 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी ईस्वी में हर्षचरित नामक ग्रंथ लिखा गया संस्कृत भाषा में। और कनौज के शासक हर्षवर्धन, और लेखक कौन था? बाणभट्ट। ये याद रखना आपको। हर्षवर्धन के राजकवि थे बाणभट्ट। यह उस ग्रंथ का एक अंश है। इसमें विंध्य क्षेत्र के जंगल के किनारे की एक बस्ती के जीवन का एक अति विरल चित्रण किया गया है। तो इसमें विंध्याचल जो क्षेत्र है, उसके जंगल के किनारे जो बस्ती रहती थी, उसका वर्णन इसमें किया गया है। ये प्रभावती गुप्त और दंगुन गांव बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखो, प्रभावती गुप्त और दंगुन गांव। प्रभावती गुप्त है, वो दंगुन गांव दान में देती है। देखो, प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेख में ये कहा है, प्रभावती ग्राम कुटिम्बनों, गांव के गृहस्थ और कृषक ब्राह्मणों और दंगुन गांव के अन्य वासियों को आदेश देती है, कहती है, आपको ज्ञात हो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए इस ग्राम को जल अर्पण के साथ आचार्य चनाल स्वामी को दान किया गया है। गांव वालों को प्रभावती गुप्त कहती है कि मैंने आपका गांव आचार्य चनाल स्वामी को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए दान कर दिया है। आपको इनके सभी आदेशों का पालन करना चाहिए। एक अग्रहार के लिए उपयुक्त निम्नलिखित रियायतों का निर्देश भी देती हूँ। एक अग्रहार के लिए इस गांव में पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। और यह भी आदेश दिया गया प्रभावती गुप्त के द्वारा कि इस गांव में, क्योंकि ये आचार्य चनाल स्वामी का गांव है और इसमें कभी भी पुलिस और सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारियों को यह गांव घास देने और आसन में प्रयुक्त होने वाले जानवरों की खाल और कोयला देने के दायित्व से भी मुक्त है। अब न तो ये किसी को घास देगा, न ही कोयला देगा, न ही खाल देगा। साथ ही मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई के करने के राष्ट्रीय अधिकार को कार्यान्वित किए जाने से भी मुक्त है। इस गांव को खनिज पदार्थ और खदिर वृक्ष के उत्पाद देने से भी छूट है। फल और दूध देने से भी छूट है। इस गांव का दान इसके भीतर की संपत्ति और बड़े छोटे सभी करों सहित किया गया। सभी जो प्रकार के कर है उन सभी का दान कर दिया गया है। किसको? आचार्य चनाल। ये जो आदेश दिया गया है, राज्य आदेश, ये 13वें राज्य वर्ष में लिखा गया है और इसे चक्रदास ने उत्कीर्ण किया है। तो दंगुन गांव प्रभावती गुप्त द्वारा जो दान किया गया है आचार्य चनाल स्वामी को, ये किसके द्वारा उत्कीर्ण किया गया है? चक्रदास के द्वारा उत्कीर्ण किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नगर और व्यापार। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर थे जो नदी मार्ग के किनारे बसे हुए थे। उज्जैनी जैसे नगर भूतल मार्ग पर बसे हुए थे। इसके अलावा पुहार जैसे समुद्र तट पर बसे हुए नगर थे। तो ये प्रमुख नगर थे जिसमें पाटलिपुत्र का विकास पाटली ग्राम नामक एक गांव से होता है।
और इसको पोलीब्रोथा भी कहते हैं। और वर्तमान में इसका नाम क्या है? पटना। यहाँ पर चीनी यात्री स्वेन त्सांग 7वीं सदी में यहाँ पर आया था, यानी ह्वेन त्सांग, चीनी यात्री ह्वेन त्सांग या स्वेन त्सांग यहाँ पर आया था, जो हर्षवर्धन के समय आया था। नेक्स्ट है नगरीय जनसंख्या, सम्भ्रात वर्ग और शिल्पकार। धनवान वर्ग भी यहाँ रहते थे और शिल्पकार भी रहते थे। उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे थालियां मिली है जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है, इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। तो ये उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में भी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र, उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली है जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है, इन्हें क्या कहा जाता है? उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। और इनका उपयोग कौन करते थे? अमीर लोग करते थे। साथ ही सोने, चांदी, कांस्य, हाथीदांत, शीशे के तरह तरह के पदार्थों के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी मिली है। तो यहाँ शिल्पकार के बारे में और अमीरों के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, जनसंख्या रहती है। कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख यहाँ मिलता है हमें, जिन्हें श्रेणी कहा जाता है। उत्पादक और व्यापारियों का एक संघ था जिसे क्या कहा गया है? श्रेणी कहा गया है। उपमहाद्वीप और उसके बाहर व्यापार, उपमहाद्वीप के अंदर तो व्यापार होता ही था, उसके बाहर व्यापार कैसे होता था? धनात्मक अभिलेखों में धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का विवरण, धनात्मक जो अभिलेख है उसमें धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का विवरण प्राप्त होता है। मालाबार तट, आधुनिक केरल, मालाबार तट किसका नाम है? आधुनिक केरल का नाम पहले मालाबार तट था। यह एक यूनानी समुद्र यात्री द्वारा रचित पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का एक अंश है। यहाँ पर लिखा गया है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक अभी अज्ञात है। इसके लेखक के बारे में हमें अभी जानकारी नहीं है। यह प्रथम शताब्दी ईस्वी का ग्रंथ है। कब का ग्रंथ है? यह लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी का ग्रंथ है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। तो इसमें मालाबार तट के बारे में बताया गया है, आधुनिक केरल के बारे में, व्यापार के बारे में बताया गया है। तमिल भाषा के मस्थुवन और प्राकृत में सातवाय और सेठी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। सातवाय या सेठी किसे कहते हैं? बड़े व्यापारियों को क्या कहते हैं? सातवाय या सेठी कहते हैं तमिल भाषा। तो ये इनके बारे में याद रखें। सिक्के और राजा, चांदी और तांबे के आहत सिक्के होते थे, जिस पर कुछ आहत सिक्के किसे कहते हैं? जिस पर कुछ प्रतीक चिन्ह बने होते थे, जिन्हें हम आहत सिक्के कहते हैं। चांदी और तांबे के चलते थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले डाले गए और प्रयोग में आए। और सोने के जो सिक्के हैं वो सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में किन शासकों के द्वारा जारी किए गए? तो कुषाण शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। और कब किए? प्रथम शताब्दी ईस्वी। पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समुद्री यात्रा। एरिथ्रियन यूनानी भाषा में लाल सागर को कहते हैं। एरिथ्रियन क्या है? लाल सागर है। बॉक्स में देखिए, मुद्रा शास्त्र किसे कहते हैं? सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र कहलाता है। इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि आदि व उनकी धातुओं का विश्लेषण और जिन संदर्भों में इनके सिक्कों को पाया गया उनका अध्ययन भी मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो मुद्रा शास्त्र किसे कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ये आहत सिक्के हैं। देखो, आहत शब्द से स्पष्ट है कि इन सिक्कों पर प्रतीकों को आहत कर उन्हें बनाया जाता है। इस प्रकार के प्रतीक है, देखो, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? आहत सिक्के कहते हैं। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है? ये जो अभिलेख है उनका अर्थ कैसे निकाला जाता है? देखो, ब्राह्मी लिपि का अध्ययन, अर्थ निकालने के लिए ब्राह्मी लिपि का अध्ययन किया गया, ख्रोष्टी लिपि को पढ़ा गया। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन करके हमने अभिलेखों का अर्थ निकाला। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। देखो कितना महत्वपूर्ण है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल क्या है? ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया। अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया, प्रयोग किया गया, ये याद रखें। इस लिपि को जेम्स प्रिसेप ने
अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 में अर्थ निकाला। जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ कब निकाला? 1838 में। फिर है ख्रोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया? हमने पश्चिमोत्तर जो अभिलेख मानसेरा और शहबाजगढ़ी जो अभिलेख है जो ख्रोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, अफगानिस्तान में पाए गए हैं, ये इन अभिलेखों में जो ख्रोष्टी लिपि में ये जो अभिलेख लिखे गए हैं इसको भी पढ़ा गया, ख्रोष्टी लिपि को भी, और इनको पढ़ करके हमें इन अभिलेखों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य, अभिलेखों से हमें ऐतिहासिक साक्ष्य भी प्राप्त होते, जैसे अशोक के बारे में अभिलेखों में लिखा गया है देवना पिय यानी देवताओं का प्रिय है, और पियदसी यानी देखने में सुंदर है। अन्य नाम भी इसमें मिलते हैं, अशोक के बारे में हमें जानकारी मिलती है। राजा का आदेश, राजन देवना पिय पियदसी कहते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है ये आदेश किसका है? कौन सा आदेश? चाहे मैं कहीं भी हूं, खाना खा रहा हूं, अंतःपुर में हूं, विश्राम कक्ष में हूं, गौशाले में हूं, या फिर पालकी में मुझे ले जाया जा रहा हो, या वाटिका में हूं, मैं लोगों के विषयों का निराकरण हर स्थल पर करूंगा। तो ये कथन किसने कहा है? ये पियदसी यानी अशोक के द्वारा कहा गया है। तो ये भी याद रखना आपको। अभिलेखा शास्त्रियों ने प्रतिवेदक शब्द का अर्थ संवाददाता बताया। प्रतिवेदक शब्द का अर्थ क्या है? संवाददाता है। आधुनिक संवाददाता की तुलना प्रतिवेदक के दायित्व अभिलेखा शास्त्रियों ने प्रतिवेदक शब्द का अर्थ संवाददाता बताया। तो प्रतिवेदक शब्द का अर्थ क्या है? संवाददाता है। यह भी अच्छी तरह याद कर ले। नेक्स्ट है हिंद यूनानी शासक मिनांडर का एक सिक्का। ये हिंद यूनानी शासक मिनांडर का एक सिक्का है। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, जिसमें उनकी वेदना को परिलक्षित करने वाला अभिलेख वहां हमें नहीं मिला है। अशोक के अभिलेख हमें उड़ीसा से प्राप्त होते हैं, लेकिन उन्होंने जो कलिंग युद्ध के बाद में जो वेदना प्रकट की है, दुख प्रकट किया है, उसका साक्ष्य हमें वहां से प्राप्त नहीं होता है। तो राजा की वेदना देखो क्या है। जब देवना पियदसी ने अपने शासन के 8 वर्ष पूरे किए तो उन्होंने कलिंग विजय प्राप्त की, आधुनिक उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। तो ये याद रखना है, अपने शासन के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध किया। इसमें 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया, 1 लाख लोग मारे गए और इससे ज्यादा भी मृत्यु हुई। कलिंग पर शासन स्थापित करने के बाद देवनापिय धम्म के गहन अध्ययन, धम्म के स्नेह और धम्म के उपदेश में डूब गए। यही देवनापिय के लिए कलिंग के विजय का पश्चाताप है। यानी एक धम्म का उन्होंने प्रचार प्रसार किया, उसमें लीन हो गए, यही उनका क्या था? पश्चाताप था। देवनापिय के लिए यह बहुत वेदनादायी और निंदनीय है कि जब कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो पराजित राज्य का हनन होता है और वहां लोग मारे जाते हैं, निष्कासित किए जाते हैं। तो ये उनकी वेदना के बारे में बताया गया है। और पश्चाताप क्या है? जो पूरा समय है युद्ध के बाद में, वो धम्म के उपदेश, धम्म में स्नेह, धम्म के अध्ययन में लगा दिया। नेक्स्ट है अभिलेख साक्ष्य की सीमा। अभिलेख के जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसकी सीमाएं क्या है? देखो क्या क्या सीमाएं हैं। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है, अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है जिसे हमें पढ़ पाना या उसको समझने में मुश्किल होती है। अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। अभिलेख नष्ट भी हो जाते हैं, अक्षर लुप्त भी पाए गए हैं। यानी सीमाएं हैं, इनके दोष बताए गए हैं अभिलेखों के। कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाल सके, ये भी एक दोष है, सीमा है अभिलेखों की। अनेक अभिलेख रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित भी नहीं बचे होंगे। खेती की दैनिक प्रक्रियाएं, रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता है। जो दैनिक कार्यक्रम होते थे उनका भी हमें अभिलेखों से जानकारी उनकी प्राप्त नहीं होती है। सुख दुख के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो ये सीमाएं हैं अभिलेख की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते थे जो उन्हें बनवाते थे। यानी जो अगर राजा कोई लिखवाएगा तो अपने बारे में वो बुराई कभी नहीं लिखते, तो जो लिखवाते थे वो अपनी प्रशंसा में
हो सकता है उनकी प्रशंसा में जो कुछ लिखा गया है वो लिखा गया है वैसा उसमें नहीं होता होगा, लेकिन उन्होंने अपनी प्रशंसा में लिखवा लिया होगा। तो ये भी एक सीमा है अभिलेखों की। नेक्स्ट है काल रेखा, इंपॉर्टेंट है, देखो इनको भी याद कर ले में। धान की रुपाई 600 से 500 ईसा पूर्व में गंगा घाटी नगरीकरण महाजनपद हाथ छिक्के, और 500 से 400 ईसा पूर्व मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़ हो गई। और सिकंदर ने आक्रमण 327 से 325 ईसा पूर्व, सिकंदर का आक्रमण। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण 321 ईसा पूर्व में। अशोक का शासन 268 से 231 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य का अंत 185 ईसा पूर्व में। इसी प्रकार पश्चिमोत्तर में शक शासन हुआ, दक्षिण में चोल, चेर व पांड्य, और दक्कन में सातवाहन। ये भी याद रखना है। पश्चिमोत्तर के शक शासक, रोमन व्यापार, सोने के सिक्के, कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईसा पूर्व के लगभग कनिष्क का राज्यारोहण हुआ। सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि दान के अभिलेखीय प्रमाण हमें मिलते हैं 100 से 200 ईसा पूर्व के मध्य। गुप्त शासन का आरंभ हुआ 320 ईसा पूर्व में। समुद्रगुप्त का शासन रहा 335 से 375। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन रहा 375 से 415 तक। और कर्नाटक में चालुक्यों का उदय हुआ, और तमिलनाडु में पल्लवों का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरी सारणी याद कर ले में। कनौज के राजा हर्षवर्धन चीनी यात्री ह्वेनसांग इनके समय में आया था 606 से लेकर के 647 ईसा पूर्व तक। और 712 में अरबों की सिंध पर अति महत्वपूर्ण है, इस सारणी को याद कर लेना। नेक्स्ट है इसके अभिलेख शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो प्रगति हुई है उसके बारे में देखो। 1784 ईस्वी में बंगाल एशियोटिक सोसाइटी का गठन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बंगाल एशियोटिक सोसाइटी का गठन कब हुआ? 1784 ईस्वी में। 1810 के दशक में कॉलिन मैकेंजी ने संस्कृत और तमिल भाषा के 8000 अभिलेख एकत्रित किए। कॉलिन मैकेंजी जो एक इंजीनियर था, अंग्रेज अधिकारी था। 1838 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का अर्थ निकाला गया। 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के अभिलेखों के एक अंश को प्रकाशित किया। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। 1886 में दक्षिण भारत के अभिलेखों के शोध पत्र एपिग्राफिया कर्नाटिका का प्रथम अंक, और 1888 में एपिग्राफिया इंडिका का प्रथम अंक ये प्रकाशित किए गए। 20वीं शताब्दी में 1965 से 66 डीसी सरकार ने इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी को प्रकाशित करवाया। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे, इनको भी आपको याद रखना है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इसके नोट्स तैयार कर लें जो मुख्य मुख्य आपको हाईलाइट बताए गए हैं, ताकि आपके कंपटीशन में ये काम आएंगे। धन्यवाद।